हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 9। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या क्या समझा था। हम लोगों ने स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को 4 सिचुएशंस की हेल्प से समझा था। स्लिपिंग कैसे हो रही है ऑब्जेक्ट में, रेस्ट से लेकर स्लिपिंग तक हम बॉडी को लेकर गए थे और स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन समझा था। नहीं देखा लेक्चर तो देख लेना जाके। ये बच्चों जो लेक्चर है ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि इसमें अभी तक जो आपके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं कि भैया ये स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों है, फ्रिक्शन है क्यों, ये सब समझने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है बच्चों, ध्यान से समझना। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल भर की फिजिक्स तो समझ गए उतनी, ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, न्यूमेरिकल ही नहीं सॉल्व करने ना, हमें तो सत्य की खोज करनी है, फिजिक्स समझनी। टॉपिक क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में समझ लिया था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, ये मैं शुरुआत से कहता हूँ, इस यूनिवर्स में जितना कुछ है उसके सारे आंसर बड़ी चीज़ों में नहीं है, उन सब के आंसर एक एटम के अंदर छुपे हुए हैं। वही हम लोग पता लगाने पे लगे हुए हैं, लेकिन लगा नहीं पा रहे। चलो ठीक है, वो सब बातें होती रही। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं अंग्रेजी में, फिर समझते हैं। अ फ्रिक्शन फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ मैनी फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ एटम्स ऑफ वन बॉडी एंड दोज ऑफ अनदर बॉडी। सर्फेसेस ऑफ एटम्स ऑफ, ये कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया, ये ऐसे होगा, एटम्स ऑफ सर्फेसेस ऑफ वन बॉडी और एंड दोज ऑफ अनदर बॉडी। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, छोड़ो। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि मान लो एक ये सरफेस 1 है, ठीक है, ये सरफेस 2 है। तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आते होता क्या है, ये सरफेस 1 यहाँ पर जो एटम है, इसके एटम है, और ये सरफेस 2 पे जो एटम है, ये जो एटम, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि एटम के अंदर होते हैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जब पास में आएंगे तो उनके बीच में एक तरीके का समझ लो अट्रैक्शन होता है। वीक अट्रैक्शन होता है, लेकिन अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, अलग अलग जगह पे ये अट्रैक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर कहोगे सर एटम तो हर जगह है, यही तो अभी हमने समझना है कि एटम हर जगह जरूर है, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट होता है वो हर पॉइंट पे ऑल ओवर द सरफेस नहीं होता है बच्चों। यही तो इंटरेस्टिंग बात है। तो जहाँ जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ वहाँ पर क्या हो रहा है, एटम टू एटम इंटरेक्शन हो रहा है। इन सभी फोर्सेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को जब जोड़ दोगे आप, जब जोड़ दोगे तब हमें मिल जाएगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स तब हमें मिलेगी कांटेक्ट फोर्स। उस कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, या जो पैरेलल कंपोनेंट होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। अ फ्रिक्शन फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ मैनी फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ एटम ऑफ वन बॉडी एंड अब होता क्या बच्चों, ये देखने में भले आपको लग रहा है कि ये वाई डायरेक्शन में सारी फोर्सेस हैं, हो सकता है ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, अलग अलग। तो इन सभी फोर्सेस को एक्स वाली डायरेक्शन में जब हम जोड़ देंगे तो हमें फ्रिक्शन मिल जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? कहते सर ये तो हम समझ गए कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, आपने पहले ही समझा दिया था, लेकिन अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू कहाँ से आ रहा है ये समझाओ। पहले बच्चों एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा कि भैया फ्रिक्शन आ कैसे जाता है। ये तो समझ गए कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आता है, लेकिन ये कम कब होता है, ज़्यादा कब होता है, इसको समझने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया हमारे पास 2 मेटेलिक सरफेस हैं, वो एक्सट्रीमली क्लीन है। एक्सट्रीमली क्लीन यानी कि बिल्कुल साफ है, उनमें एक भी डस्ट का पार्टिकल बीच में नहीं है, और वो हाईली पॉलिश्ड है, मतलब एकदम शाइनी सर्फेसेस, ग्लास फिनिश है, एकदम चमक रही है सरफेस। अब आप क्या करो, उन 2 सर्फेसेस को अगर आप कॉन्टैक्ट में ले आए, उन 2 सरफेस को अगर आप कांटेक्ट में ले आए 1 और 2, और ये हाईली क्लीन सरफेस है, तो इनका जो कांटेक्ट होगा वो एकदम एग्जैक्ट होगा, ठीक है। और इन्हें आप वैक्यूम में रख दो। आप कहोगे सर वैक्यूम में क्यों रख रहे हैं? वैक्यूम में बच्चों रखने का सिर्फ एक कारण है, ताकि ये जो इधर उधर की कंटेमिनेंट है या जो डस्ट है वो सब ना आए। एकदम क्लीन रूम में इनको रख दो और एक दूसरे के ऊपर एकदम शाइनी सरफेस है, और अब आप इस पर फोर्स लगाने की कोशिश करो कि इसको आगे खिसका दें। तो बच्चों ये एक तरीके से आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो आपस में आपने रखा है, क्योंकि ये हाईली क्लीन सरफेस है, तो ये आपस में क्या होंगी, चिपक जाएंगी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो उस केस में इतनी ज़्यादा होगी कि एक तरीके का कोल्ड वेल्ड जॉइंट बन जाएगा। कोल्ड वेल्ड मतलब कि आपने
यहाँ पर वेल्डिंग नहीं करी है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा कि ये दोनों मिलकर लगभग आपको यही लगेगा ये दोनों एक ही पार्ट हैं, अलग अलग नहीं है। और आप फोर्स लगाओगे तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये जैसे तोड़ने पे लगाते हैं टीयर करने पे, उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता बच्चों नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्सट्रीमली हाईली कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ होती नहीं है, ना इतनी ज़्यादा क्लीनिनेस आप ला सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो कोल्ड वेल्ड हो जाए, इतना ज़्यादा 100% कॉन्टैक्ट हो जाए। 100% कॉन्टैक्ट नहीं होता है, वो अभी मैं समझाऊंगा क्यों नहीं होता। तो ये चीज़ पॉसिबल वैसे है नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में होता क्या है कि ये जो सरफेस होती है, एक तो पहली बात तो ये पूरी तरीके से 100% क्लीन होती नहीं, कहीं कहीं पे कंटेमिनेंट्स होते हैं, थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो 100% कांटेक्ट बन नहीं पाता है। अगर बन जाता तो ये कोल्ड वेल्डिंग हो जाती। कोल्ड वेल्डिंग मतलब कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इतनी ज़्यादा उसको इस तरीके से बांध देती कि वो आगे ना बढ़ पाता, दोनों ही एक सिंगल पीस की तरह एक्ट करने लगते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता रियल लाइफ में, उसको समझते हैं बच्चों। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है, लिजर्ड पे बच्चों बाद में आएंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, छिपकली बना दी है मैंने, इसको अभी बाद में समझाऊंगा। पहले हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर कि रियल प्रैक्टिस में, इन रियल प्रैक्टिस द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट हाउएवर स्मूथ दे अपीयर एक्चुअली हैव इम्परफेक्शंस कॉल्ड एस्पेरिटीज। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस 1 है और ये एक दूसरी सरफेस पे रखी हुई, ये 1 है, ये 2 है। अब मैंने कह दिया कि जैसे कि हाईली पॉलिश्ड है, स्मूथ है एकदम, तो आपको देखने में लगेगा सर ये तो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, यहाँ पर तो लग रहा है ये एक दूसरे से मिल गई हैं, जुड़ गई हैं। लेकिन बच्चों होता ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है कि कोई भी सरफेस कितनी भी स्मूथ दिखे, अगर उसको आप यहाँ पर मान लो इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पर मैं इसको जूम करके देखूँ, इसको जूम करूँ, एक माइक्रोस्कोप से जूम करूँ या देखने की कोशिश करूँ, तो दिखेगा क्या बच्चों, ये जो सरफेस 1 है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ये इरेगुलरिटी होंगी, ठीक है, इरेगुलरिटी होंगी। ये सरफेस 1 है आपकी, और इसी सेम तरीके से सरफेस 2 पे भी इरेगुलरिटी होंगी, ठीक, सरफेस 2 पे भी इरेगुलरिटी होंगी। कह दोगे सर बिल्कुल होंगी, ठीक है। ये सरफेस 2 है। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, मान लो ये सरफेस 2 है, ठीक, इसको मैं शेडेड, सरफेस 2 को शेडेड बना देता हूँ, ठीक। अब हुआ क्या बच्चों, देखो ये मैंने जैसे ही माइक्रोस्कोप से देखा या उसको जूम करके देखा तो हमें सरफेस के ऊपर जो रफनेस है, ये जो इरेगुलरिटी होती है, इनको एस्पेरिटीज बोलते हैं, ठीक है, ये सब छोड़ो। अब होगा क्या बच्चों, जब आप एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे रखोगे तो हमें तो लगता है कि भैया जितना एरिया दिख रहा है एक्चुअल एरिया उतना ही कॉन्टैक्ट एरिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, मतलब जो वास्तविक रूप में कॉन्टैक्ट में है, अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट is about 10 to the power 4 ऑर्डर, ऐसे कहते हैं 10 to the power 4 टाइम्स लेस देन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से समझना, कि आपको देखने में हो सकता है लग रहा हो कि भैया इतना सारा एरिया जो है, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कांटेक्ट में है, तो ये इस पूरे सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कांटेक्ट कितने पर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 पे। इतने छोटे से एरिया, क्योंकि ये जो एटॉमिक लेवल पे इनको सबको समेटोगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, तो एक्चुअल जो कांटेक्ट होता है वो इन हाई पॉइंट्स पे होता है। ये जो जैसे कि 1 है, इसके ऊपर मान लो पहाड़ जैसे, तो ये जो हिल है, इनकी जो पीक है, ये पीक ही कांटेक्ट में आएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? और इन पीक्स पे ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन या जो प्रेशर है, क्योंकि वेट होगा इनका कुछ, इस वेट की वजह से यहाँ पर इस सरफेस के एटम और इस सरफेस के एटम, यहाँ पर एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और यहाँ पर कोल्ड वेल्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोल्ड वेल्ड। कोल्ड वेल्ड का मतलब कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक तरीके का जॉइंट बन गया है वहाँ पर, इसी को कोल्ड वेल्डिंग बोलते। बात समझ गए कि नहीं? तो ये आपको समझ में आ गया, इन हाई पॉइंट्स पे कनेक्शंस हो जाते हैं।
अब कहोगे सर ये तो हमको समझ में आ गया, ये कनेक्शन बच्चों क्या करते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊं, मान लो वो फोर्स हमारी एफ एस मैक्स से कम है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स से कम है, तो होगा क्या, ये डिफॉर्म तो होंगे, ये जो बॉन्ड यहाँ पर बने हैं ये डिफॉर्म तो होंगे लेकिन ये टूटेंगे नहीं, ठीक है, ये टूटेंगे नहीं, तो आपकी सरफेस अभी भी चिपकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए बच्चों होता क्या है कि आपको एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स देनी पड़ती है, उसी के बाद ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होते हैं यहाँ पर इन पॉइंट्स पर, और हमारी बॉडी या ऑब्जेक्ट स्लिपिंग करना स्टार्ट करता है। बात समझ में आ रही है? देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये बॉन्ड डिफॉर्म तो हो ही रहते, टूट जाएंगे, और ये हमारी ये जो सरफेस 1 है सरफेस 2 के ऊपर आगे बढ़ जाएगी। बात समझ गए? तो देखो यहाँ से हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मिल गया कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बन गए हैं, ये जो बॉन्ड बन गए इनको तोड़ने के लिए एक मिनिमम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये बॉन्ड टूटेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये कोल्ड वेल्ड टूटेंगे और ये सरफेस आगे बढ़ेगी। अब बात आती है कि सर ये तो समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्यों होती है 0 से लेके, क्योंकि फोर्स नहीं लगाओगे तो यहाँ पर बॉन्ड जैसे के तैसे रहेंगे, जैसे ही फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करोगे बॉन्ड डिफॉर्म होंगे, डिफॉर्म यानी खिंचना थोड़ा इधर उधर स्टार्ट होंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। तोड़ने के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू लगानी पड़ेगी, एफ एस मैक्स, समझ रहे हो, उस लेवल तक ये रेजिस्ट करेंगे उस टूटने के बाद स्टार्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सर एफएस तो समझ में आ गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम कैसे हो जाती है, एक बार मोशन स्टार्ट होता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू घट क्यों जाती है, इसका कारण समझते हैं बच्चों, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है ये जो हाई पॉइंट है, ये जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये उतना ज़्यादा कांटेक्ट में आ नहीं पाते हो, ना उतने सारे बॉन्ड बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि मोशन अभी लगातार हो रहा है, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि ये बॉन्ड हर एक उस पॉइंट पे बने जहाँ पहले बने थे। बात समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जिस पॉइंट पर ये कॉन्टैक्ट में था जब ये आगे बढ़ा तब ये कॉन्टैक्ट में ही आ जाए, हो सकता है ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आ जाए, इसकी वैली में चला जाए, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि एक परमानेंट टाइप के बॉन्ड बन पाए। टेम्परेरी बॉन्ड बनते हैं, वो भी कुछ कुछ जगहों पर बनते हैं, सारी जगहों पर नहीं बनते। बात समझ में आ रही? क्योंकि ऑलरेडी इसको इतना ज़्यादा आगे जब आप धक्का दे रहे हो तो इस पर टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो बॉन्ड बने, जैसे ही बॉन्ड बनना कोशिश कर रहा है वो आगे बढ़ा जा रहा है। बात समझ लो, तो कोल्ड वेल्ड होने का टाइम नहीं मिल रहा, और जहां जहां पर टाइम मिल रहा है वहां पर बन रहे हैं, छोटे मोटे बॉन्ड बने जा रहे हैं। मान लो आगे बढ़ रहा है तो हाई पॉइंट्स एकदम से कांटेक्ट में आया, बॉन्ड बन गए। इसीलिए बच्चों एफ के की वैल्यू जो है एफ एस से कम होती है। बात समझ गए? अब आपको देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझ में आया कि भाई जब स्लिपिंग स्टार्ट होती है तो ये जो हाई पॉइंट्स पे बॉन्ड बनने स्टार्ट होते हैं, जो कोल्ड वेल्डिंग होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वो वीक होते हैं, और वो कहीं कहीं पर बनते हैं, हर जगह बन नहीं पाते जितना वो जब रेस्ट में थी तब बन रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए एफ के की वैल्यू कम हो जाती है एफ एस से। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, मज़ा आया कि नहीं आया? कहते सर ये सब समझ गए हम लोग, एफ एस क्यों होता है, एफ एस मैक्सिमम वैल्यू पर क्यों पहुंचता है, एफ के की वैल्यू कम क्यों हो जाती है, ये सब समझ गए। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग सब समझ गए। ये छिपकली क्यों बना रखी थी आपने इसको बच्चों मैं आपको बस एक छोटी सी बात बतानी थी, ये इंटरेस्टिंग है, टॉपिक से ज़्यादा लेना देना नहीं है इसका। बहुत सारे लोगों को ये लगता है बच्चों, बहुत सारे क्या, मुझे भी एक टाइम तक यही लगता था कि ये जो छिपकली है या जो लिजर्ड है ये आपकी दीवार पर चढ़ इसलिए लेती है, या ये देखो स्पाइडरमैन की तरह उल्टा लटक जाती है, ठीक है, वॉल पे भी देखो, ऊपर भी चिपकी है, सीलिंग पे, ऐसा इसलिए कर पाती क्योंकि इसके हाथ में बहुत सारे सक्शन कप बने होते हैं, और जैसे ही इस पर रखते हैं एक सक्शन बन जाता है और वो चिपक जाती है। बच्चों ये ऐसा नहीं होता है, छिपकली के चिपकने का कारण ये नहीं होता है। छिपकली दीवार में इसलिए चिपकती है क्योंकि इसके जो लिम्ब, ये जो हाथ दिख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस या इस यहाँ पर इन फोर्सेस को वॉन्डर वॉल फोर्सेस बोलते हैं, इसके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे। जैसे कि ये छिपकली का हाथ है, ठीक है, अब होता क्या है बच्चों पता है, इसके हाथ में इतने ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं, ठीक है, टाइनी हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, और इन टाइनी हेयर पे होता क्या, जब इसको भी आप माइक्रोस्कोप पे जूम करोगे तो इन पे भी छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं। अब होता क्या है, इन ब्रांचेस की वजह से, इतने ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक हेयर होने की वजह से जो कांटेक्ट है इस सरफेस से
वो बढ़ जाता है। वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाने के लिए कांटेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर आप डायरेक्ट ऐसे हाथ रख दोगे, आप पे इतने टाइनी हेयर नहीं, तो वही बात आ जाएगी, इरेगुलरिटी है इतनी सारी को चिपक नहीं पाएगा उतनी अच्छी तरीके से। लेकिन जब आपके पास इतने सारे माइक्रोस्कोपिक हेयर हैं तो होगा क्या, ये जैसे सरफेस है, अगर दूसरी सरफेस लाओगे तो क्या होगा, कहीं कहीं पर पॉइंट होगा, कहीं कहीं पर नहीं होगा। लेकिन अगर आप हेयर, बहुत माइक्रोस्कोपिक हेयर लेके आओ तो क्या होगा, चांसेस ऑफ कांटेक्ट हर जगह क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये देखो इस तरीके से कांटेक्ट, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये ज़्यादा हो जाएगी और इसका वेट भी इतना होगा इसके प्रोपोर्शन में कि ये चिपक सकती है। बात समझे। अब इसको आगे बढ़ना है तो थोड़ी फोर्स लगाएगी, वो बॉन्ड तोड़ेगी, फिर आगे चिपक जाएगा हाथ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई सक्शन क्रिएट होगा। अगर ऐसा होता तो ये जितनी ड्राई वॉल पे ये कैसे चिपक पाती, सक्शन तो बहुत क्लीन सरफेस पे क्रिएट होता है, यहाँ पर कैसे चिपक पाती, ये कहीं भी चिपक के चढ़ जाती है, सीमेंट की वॉल हो, ग्लास हो, कहीं पर भी चढ़ जाती। तो बात समझ में आ रही। इन फोर्सेस को बच्चों वंडर वॉल फोर्सेस, यहाँ पर एक अलग नाम दे दिया गया है। मैं बाद में जब हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझ जाएंगे ये फोर्सेस क्या होती हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। कहोगे सर ये सब क्या है। अब मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि दिमाग में क्वेश्चन लेके ना जाओ। जो छिपकली के हाथों में एटम्स हैं, ठीक है, ये मान लो एक एटम है और जब ये दीवार के एटम के कांटेक्ट में आता है तो होता क्या है कि एटम पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज का मतलब होता है कि इस एटम के सारे नेगेटिव चार्ज एक साथ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा। उसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव एक साथ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा जब पास में आते हैं। तो ये जो बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव पास में आते हैं, ठीक है, एक साइड में एक एटम पहले सर्कुलर मान लो था, स्फेरिकल, अब वो ओवल शेप का हो गया। नेगेटिव एक साइड आ गया, दूसरे के भी नेगेटिव पॉजिटिव एक साइड आ गया, तो इसका नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव में बीच में इंट्रैक्शन आएगा। यही वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। वीक होती हैं, बहुत कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, लेकिन छिपकली का वेट भी तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप जो स्पाइडरमैन मूवी देखे तो उसमें नहीं देखे थे, पहले वाला पार्ट याद करो कि हाथ में उसके जो टाइनी हेयर्स निकल रहे थे। बहुत लोगों को लगता था कि हेयर जो है दीवार में गड़े जा रहे हैं, इस वजह से ऊपर चढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता है, वो टाइटेनियम के ब्लेड नहीं है जो दीवार में घुस जा रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, चलो खैर, ये सब मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि देखो कहाँ कहाँ पर ये सब हो पा रहा है। अब यहीं पर अगर आप पानी वानी छिड़क दो, यहाँ पर तेल वेल डाल दो, तो क्या होगा, ये हेयर कांटेक्ट में आ नहीं पाएंगे, ये फिसल के गिर जाएगी नीचे। ठीक है, तो छिपकली भगाने का तरीका है ये। चलो छोड़ो, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन समझ में आ गया। बच्चों किसी किसी बुक में आप ये टर्म बहुत लिखा देखोगे और देख के डर जाओगे, स्टिक्शन। ये कॉम्बिनेशन दो वर्ड का है, स्टिकिंग और फ्रिक्शन। स्टिक्शन बच्चों ये सेम चीज़ है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक हम ले जाते थे लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही एक नाम है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शन की वजह से स्टिक हो गया है। जब फोर्स बढ़ाओगे तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो स्लिप हो जाएगा। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फिनोमेना है, इसी को ही हम लोग स्टिक्शन बोल देते हैं, इस पूरे फिनोमेना को। इट इज़ अ टर्म वेरी कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स। अब ये स्टिक्शन क्या है, ये एक ऐसी फोर्स क्या है, ये पूरा फिनोमेना है टू कॉज वन बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर टू बिगिन टू मूव। मतलब जस्ट उसको मोशन, इतनी फोर्स लगानी है कि मूव करने लगे। अब आपको बहुत बेसिक टर्म में मैं फिर से बता दूं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही एक अलग से नाम है। ठीक है, नाम ही है स्टिक्शन कि पहले फ्रिक्शन की वजह से वो चिपकी हुई थी, फोर्स बढ़ाओगे तो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, ये देख लो एक बार, स्टिक्शन। ये सब डराने के लिए नाम रख दिया जाता है। हालांकि इंजीनियरिंग में आप जब पढ़ोगे तो इसके बहुत से एडवांटेज डिसएडवांटेज स्टिक्शन नाम से आते हैं, वो इस लेवल पे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो कहीं लिखा देख लेना तो ऐसे मिर्गी ना लेने लगे तुमको, इसलिए मैंने बता दिया। एक ये बच्चों फिनोमेना होता है स्टिक एंड स्लिप फिनोमेना। स्टिक एंड स्लिप जैसे कि नाम ही बता रहा है कि चिपका स्लिप हो गया, चिपका स्लिप हो गया, चिपका स्लिप हो गया। अब बच्चों आपने नोटिस करा होगा कि आप किसी भी ब्लॉक को पुश करना स्टार्ट करो, मतलब किसी मास को धक्का देना स्टार्ट करो या किसी मास को खींचना स्टार्ट करो, तो होता क्या है कि भले वो मोशन करना स्टार्ट कर दे लेकिन वो मोशन स्मूथ नहीं होता, वो जर्की होता है। वो क्यों होता है? अब कुछ यहाँ पर तुम लोग, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अरे सर नीचे धूल मिट्टी होती है, डस्ट होती है, उसी के ऊपर वो बीच बीच में आ जाती, अरे गधों वो स्मूथ सरफेस होगी तब भी वो देखो जर्की टाइप का मोशन होता है, एकदम स्मूथ मोशन नहीं होता है वो। बात समझना। अब
कहोगे सर क्यों होता है, आप ही बता दो। ये जो जर्की टाइप का नेचर होता है, ऑफन द स्लाइडिंग मोशन ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर इज जर्की बिकॉज द टू सरफेसेस अल्टरनेटली स्टिक टुगेदर एंड देन स्लिप। क्या होता है कि जब वो चलना स्टार्ट करा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, वही मैंने बताया, कोल्ड वेल्ड बनते हैं, मोमेंटरीली बनते हैं, मतलब कभी बने फिर टूटे। तो जब बने तो स्टिक हो गया, फिर क्योंकि वो तो आगे बढ़ रही है, फिर वो टूटे तो स्लिप हो गए। तो ये जो एकदम से ये चीज़ होती है, ये कहीं कहीं पर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हर बार जब वो बढ़ रहा है तो ये जो कोल्ड वेल्डिंग हो रही है वो कम ही होगी, कहीं कहीं पर हो सकता है ऐसा कॉन्टैक्ट बन जाए कि थोड़ी ज़्यादा हो जाए। जब वो ज़्यादा होगी तो होगा क्या, एक जर्की टाइप का बिहेवियर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो चिपक चुकी है, फिर स्लिप होगी, चिपकी फिर स्लिप होगी। अब ये फिनोमेना तो आप समझ गए हो, लेकिन इस फिनोमेना की वजह से कभी कभी क्या होता है, जब ये एक्सट्रीम लेवल पे होने लगता है तो स्क्वीकिंग साउंड मतलब ये जो ची चा की आवाज़ आती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, कहाँ कहाँ पर आती है आपने देखा, जैसे कि ये देखो मस्त ये टोक्यो ड्रिफ्ट गाड़ी मार रही है, ये देखा ही होगा आपने, कार देखो यहाँ पर क्या कर रही है, स्किडिंग हो रही है। तो ये जो टायर और रोड के बीच में ऐसे जब स्किडिंग होती है तो देखो ची करके आवाज़ नहीं आती। ये आवाज़ क्यों आती है, वो स्टिक स्लिप फिनोमेना की वजह से आती है, देखा। और आपके घरों में जो डोर है, दरवाजे, अगर उसमें जो हिंज लगी है वो रस्टी हिंज है, मतलब उसमें जंग वंग लग चुकी है, तो होता क्या, आप उसको जब खोलते तो ऐसे आवाज़ नहीं आती। पुरानी वाली पिक्चर्स में चले जाओ, मूवीज़ में, जिसमें वो भूत इंटर करता था, टे करके आवाज़ आती, वो क्यों आती थी, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता था। तो हम लोग घरों में क्या करते हैं, इसमें कुछ अगर पुराना मोबिल ऑयल या ग्रीस है तो इस पर लगा देते थे, तो फ्रिक्शन कम हो जाता था, स्मूथ हो जाता था, ठीक। तो देखो यहाँ पर लेकिन इसके सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं है, एक एडवांटेज भी है। चलो देखो, पहले इसको देख लो एक बार। इसका एक एडवांटेज भी है बच्चों, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूजिक में। आपने वायलिन देखा होगा, ये देखो वायलिन है, मस्त ये बजा रहा है बंदा, ठीक है। क्या है, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ब्यूटीफुल एंड कैप्टिवेटिंग साउंड्स एज इन म्यूजिक व्हेन अ बो इज ड्रॉन प्रॉपरली अक्रॉस अ वायलिन स्ट्रिंग। अब ये जो आपको स्टिक दिख रही है, इसमें क्या होता है, वायर होता है। ये जब इस वायर पे, ये जो वायर्स दिख रहे हैं वायलिन के, स्ट्रिंग्स जो बोलते हैं, इन स्ट्रिंग्स में जब आगे पीछे होते हैं तो ये अल्टरनेट स्टिक और स्लिप होता है। तो इस जर्की मोशन की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है। अब उस पर हम नहीं जाएंगे कि ये सारे गामा पा धा नी सा कहाँ से निकल आता है, वो जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे, हार्मोनिक्स कैसे जनरेट होते हैं, वो सब छोड़ो, अभी इस लेवल पे समझो। तो देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, स्टिकिंग, फिर स्लिप हुआ तो आवाज़ निकली। बात समझ गई कि नहीं, देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये। चलो एक और चीज़, क्या याद करो, मैंने आपसे कहा था कि इसका भी मैं आंसर दूंगा आपको, कि भाई जब बॉडी रब होती है फ्रिक्शन की वजह से हीट कैसे जनरेट हो जाती है। फ्रिक्शन तो अलग ही फिनोमेना, स्टिक हो रहा है, स्लिप हो रहा है, ठीक है। जब आप पाम्स को रब करते हो, ये देखो रब करा तो हीट जनरेट होगी। अब आंसर मैं पूछ लूँ क्यों है, सर फ्रिक्शन होता है इसलिए हीट जनरेट हो जाती है। अरे भैया ये तो सबको पता है, लेकिन फ्रिक्शन ऐसा क्या कर दे रहा है कि हीट जनरेट हुई जा रही है। इसका भी आंसर बच्चों आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मिलेगा। आंसर ये है बच्चों कि जैसे मैंने बताया, ये जो हाई पॉइंट्स होते हैं दो सरफेस के बीच में, मतलब मान लो ये एक पाम और दूसरे पाम के बीच में जब कॉन्टैक्ट होगा तो ये कॉन्टैक्ट होता है सिर्फ हाई पॉइंट्स पर, इस तरीके से कोल्ड वेल्डिंग बन जाती है। अब होता क्या है बच्चों, क्योंकि आपका हाथ जो है लगातार रब कर रहा है, यानी स्लिपिंग हो रही, तो आप इतनी फोर्स लगा रहे हो कि ये जो पॉइंट जहां पर कांटेक्ट है ये टूट रहे हैं बार बार। ये जब टूटते हैं बच्चों, तो इनके टूटने की वजह से जब ये कोल्ड वेल्ड टूटते हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जब ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ जो मटेरियल आपका डिफॉर्म होता है, इसमें बच्चों प्रोड्यूस होती हैं क्या, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ये वाइब्रेशन आपका मटेरियल के अंदर ट्रेवल करता है। ये जो वेव होती हैं ये आपके मटेरियल के अंदर ट्रेवल होती हैं, दोनों जगह पे, दोनों केस, ऊपर 1 और 2 वाली सरफेस। अब ये वेव क्या होती हैं, ये वेव अंदर जाती हैं, और आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को, जैसे इसी को मैं ऐसे वाइब्रेट करने की कोशिश करूँ तो एक टाइम के बाद ये वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा, इसको डैम्पिंग बोलते हैं। तो ये जो वेव हैं जैसे ही अंदर जा रही होती हैं, ये अंदर डैम्प आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये मोशन गया कहाँ, ये एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं इस मटेरियल के और इस मटेरियल के, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इन वाइब्रेशनल वेव को एब्जॉर्ब करके, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इनका रैंडम मोशन बढ़ जाता है। और इनका रैंडम मोशन जो होता है वो
मटेरियल को हीट अप कर देता है। बात समझ में आ रही? अब ये अभी उस लेवल पे मैं नहीं जाऊंगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ने का रैंडम मोशन से क्या मतलब है, वो जब हम लोग सब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत ये सब समझ जाओगे। अभी बस इतना जानो कि जैसे ही भाई फ्रिक्शन की वजह से ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये मटेरियल के अंदर प्रोपेगेट हो रही है और अंदर जाते ही ये अंदर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर दे रही है, जिसकी वजह से मटेरियल हीट अप हुआ जा रहा है। ठीक समझ गए कि नहीं? तो ये कहानी थी बच्चों रबिंग ऑफ पाम्स के बीच में कि भाई क्यों हीटअप हुआ जा रहा है। मज़ा आया? कह दोगे सर ये भी समझ गए हम लोग। चलो कम से कम कोई मुझसे पूछेगा कि भाई हाथ ये रगड़ने पे गर्मी क्यों प्रोड्यूस होती है, या फ्रिक्शन हीट कैसे जनरेट करता है। जनरेट करता है तो पता है, कैसे जनरेट करता है तो मैं उसको ऐसा आंसर दे दूंगा। बिल्कुल। अब बच्चों ये जो अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी फ्रिक्शन की कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोल्ड वेल्ड होते हैं, इससे पहले भी एक थ्योरी थी जो कि बहुत कॉमन सेंस वाली थ्योरी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से करेक्ट थ्योरी नहीं थी। ये थ्योरी भी माइक्रोस्कोपिक थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। इसमें क्या था कि भाई ये जो सरफेस पे आपके हाई और लो पॉइंट बने हुए हैं, हाई और लो पॉइंट बने हुए ये इस तरीके से, ठीक, हाई और लो पॉइंट बने हुए। होता क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर कांटेक्ट बन जाते हैं, ये तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था वो था। लेकिन ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन कहती है कि ये जो हाई और लो पॉइंट है, हाई और लो पॉइंट, एक सरफेस के हाई और लो पॉइंट और दूसरी सरफेस के हाई और लो पॉइंट, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हो, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग है, ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आपको फोर्स बढ़ानी पड़ती है ताकि ये इंटरलॉकिंग के ऊपर ये स्लाइड करके आगे बढ़ जाए। तो ये ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन थी। लेकिन अब यहीं पर पॉइंट आता है, ये थ्योरी करेक्ट नहीं थी। क्यों करेक्ट नहीं थी? क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने जनरली क्या देखा है कि आपसे अगर कोई पूछे कि भाई फ्रिक्शन को दो सरफेस के बीच में कम करो, तो कम करने का एक ही तरीका है कि उनको पॉलिश करो, उनको इतना क्लीन कर दो कि इनकी ये जो इरेगुलरिटी है ये कम हो जाए। तो आपको भी पता है, ठीक है, इरेगुलरिटी कम होगी तो क्या होगा, ये जो पीक्स है ये घिस जाएंगे तो ये कम हो जाएंगे, तो जो कांटेक्ट होगा या जो इंटरलॉकिंग होगी वो कम जगह पे होगी। बात समझ रहे हो? पहले मान लो इतने सारे थे, अब जब आपको उसको पॉलिश कर दोगे तो कांटेक्ट कम हो जाएंगे, या कह दें कि ये इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन देखा ये गया है कि अब मान लो आपने उसको इतना ज़्यादा घिस दिया है कि ये जो हाई पॉइंट है ये रह ही नहीं गए, ये एग्जैक्टली स्मूथ, परफेक्टली स्मूथ सरफेस बन गई। तो ये वाली थ्योरी क्या कहती है? ये वाली थ्योरी कहती है कि भाई इंटरलॉकिंग तो खत्म हो गई, इंटरलॉकिंग खत्म हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जब ऐसा होता है तो याद करो, हम लोगों ने पहले ही पेज पे पढ़ा था कि जब बिल्कुल स्मूथ सरफेस कांटेक्ट में आएंगी तो क्या होता है, एक तरीके का कोल्ड वेल्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारा एरिया कांटेक्ट में आने लगा है। देखो पहले ये सिर्फ हाई पॉइंट आ रहा था, अब तो पूरा पूरा एरिया कांटेक्ट में आना, यानी कि ये वाली जो थ्योरी थी ये ज़्यादा एक्यूरेट है। बात समझे? तो अगर मैं आपसे एक जनरल टर्म में बोलूँ, क्या किसी सरफेस की स्मूथनेस बढ़ाने से फ्रिक्शन कम होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन क्या सरफेस की स्मूथनेस एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा देने पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी? नहीं, तब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अलग से, ये जो हम लोगों ने समझा है, वहाँ पर एक अलग थ्योरी लगने लगती है कि जब हम स्मूथनेस बढ़ाते हैं तो कांटेक्ट पॉइंट जो है वो घट जाते हैं, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाती है। लेकिन जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं तो पूरी तरीके से ओवरलैप करने लगते हैं, पूरी सरफेस या आपका एक्चुअल एरिया और अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो बढ़ जाता है। बात समझ लो, अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, मतलब जो वास्तव में टच हो रहा है वो बढ़ जाता है, और इसलिए क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये थ्योरी तो इस मामले में फेल हो जाती, थोड़ा बहुत समझा लेती है लेकिन पूरा नहीं समझा पाती। तो ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन ये है, ठीक है, ओल्ड थ्योरी। न्यू तो आपने पढ़ ही ली, देखा कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं फ्रिक्शन को लेकर। अब सारी धारणाएं आपकी सही हो गई होंगी, ये सब जो पहले सोचते थे वो सब नहीं था, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत कुछ हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।